ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। वो कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिससे कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। किन आधार पे, किस किस आधार पे आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, ये देखते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन है कि आर्बिट्रेटर को कुछ डिस्क्लोजर्स, कुछ बातें ओपन करनी पड़ेंगी, उनको छिपाना नहीं होगा। क्या क्या बातें हैं? नेसेसरी डिस्क्लोजर्स बाय आर्बिट्रेटर। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स नेसेसरी हैं? वह हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर शुड डिस्क्लोज एनी सर्कमस्टेंसेज लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पास्ट और प्रेजेंट with any party or in the subject matter of dispute, the relationships of kind financial, business, professional or other kind which creates justifiable doubts as to his independence or impartiality or and affects his ability to complete arbitration within 12 months। अगर आर्बिट्रेटर जो है, जो होने वाला आर्बिट्रेटर है, उसके किसी भी तरह के रिलेशनशिप डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, पास्ट के हों या फिर प्रेजेंट के हों, किसी भी पार्टी के साथ। कैसे रिलेशनशिप? या तो किसी पार्टी के साथ कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, पास्ट में रहा हो, या प्रेजेंट में भी कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, या फिर कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो किसी पार्टी के साथ उस आर्बिट्रेटर का। मान लो पास्ट में कभी उसने उसके साथ बिजनेस किया हो पार्टी के साथ आर्बिट्रेटर ने, या फिर प्रेजेंट में कर रहा हो, या फिर कोई और प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। मान लो आर्बिट्रेटर है, वह उसका सीए है, या फिर कुछ और है, या एम्प्लॉय वगैरह है, या फिर कोई और तरह का रिलेशनशिप हो, या फिर आर्बिट्रेटर का डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर हो, उससे कोई रिलेशनशिप हो। जैसे मान लो ये दोनों पार्टीज़ हैं, इनका डिस्प्यूट जो है किसी ज़मीन को लेके है, तो पता लगा आर्बिट्रेटर जो है वो खुद उस ज़मीन का मालिक है, उसका उस डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर जो है, डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर आप यहाँ पे ज़मीन है, उस ज़मीन से उसका रिलेशनशिप है। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप या पार्टी के साथ हो या फिर डिस्प्यूट के सब्जेक्ट मैटर के साथ हो जो कि जस्टिफाइबल डाउट्स पैदा करे, न्यायोचित शंका पैदा करे उस आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस पर और इम्पार्शियलिटी पर। इन सर्कमस्टेंसेस से ऐसा हो सकता है उसकी इंडिपेंडेंस प्रभावित होती हो कि भाई वो तो उसके साथ बिजनेस करता है, तो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फिर इम्पार्शियल कैसे हो सकता है? वह तो जिस पार्टी के साथ बिजनेस कर रहा है उसका फेवर करेगा, तो इम्पार्शियल नहीं हो सकता। या फिर वह उसका एम्प्लॉय वगैरह हो, उसके यहाँ कोई क्लर्क हो या फिर ऑफिसर हो, तो वह इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वह प्रभावित होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए। और ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस जिनके कारण उसकी एबिलिटी जो हो इफ़ेक्ट हो कि वह 12 महीने में क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं पूरी कर पाएगा, या तो उसकी इंडिपेंडेंस और पार्शियलिटी पे डाउट क्रिएट कर रहा हो, या फिर उसकी एबिलिटी को इफेक्ट कर रही हो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस कि वह 12 महीने के अंदर प्रोसीडिंग को पूरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस को आर्बिट्रेटर को डिस्क्लोज करनी होगी अपॉइंटमेंट से पहले। अगर अपॉइंटमेंट के बाद और प्रोसीडिंग के दौरान ऊपर दी गई कोई भी सर्कमस्टेंसेस आती हैं तो उनको भी डिस्क्लोज करना होगा। मान लो अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद क्या कहते हैं आर्बिट्रेटर का किसी पार्टी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनता है तो उसको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, आर्बिट्रेटर बनने के बाद। तो ये तो ऊपर हो गया नेसेसरी डिस्क्लोजर्स, कैसी कैसी बातों का डिस्क्लोजर, किसी कैसी कैसी बातों को ओपन करना होगा आर्बिट्रेटर को। तो किन किन आधार पे इसका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया जा सकता है? केवल 2 ही आधार हैं जिनके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। पहला, सर्कमस्टेंसेस अराइज विच क्रिएट जस्टिफाइबल डाउट्स एज मेंशन्ड अबव, जो ऊपर सर्कमस्टेंसेस दे रखे थे जिनके कारण उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस पे जस्टिफाइबल डाउट्स, न्यायोचित शंका हो रही थी, जिनके कारण उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस पे शंका हो रही थी। ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कि भाई इसके तो ऐसे रिलेशनशिप हैं पार्टी के साथ ही, वो इसको हटाया जाए, ठीक है। या फिर उसके पास क्वालिफिकेशंस ना हो जो पार्टीज़ ने एग्री की थी पहले, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया था उन्होंने कि हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा उसको आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। उस जो एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशंस लिखी हुई थी कि आर्बिट्रेटर जो हो उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस आर्बिट्रेटर के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तो भी उसके अपॉइंटमेंट जो है चैलेंज किया जा सकता है कि अरे भाई इसके पास तो क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, इसको कैसे अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों सर्कमस्टेंसेज में
उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अब मान लो किसी पार्टी के पास पहले इन्फॉर्मेशन थी कि भाई केस के रिलेशनशिप हैं दूसरी पार्टी के साथ, या फिर इसके पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं है। उसके बाद अपॉइंटमेंट से पहले ही उसके पास नॉलेज थी, इस पार्टी के पास नॉलेज थी कि आर्बिट्रेटर जो है इसके दूसरी पार्टी के साथ रिलेशनशिप हैं, या फिर क्या कहते हैं उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें पहले ही पता था, ये सब बातें तो पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन उसको ये सब बातें अपॉइंटमेंट के बाद पता लगी कि उसको पता लगी अरे भाई ये तो आर्बिट्रेटर जो है इसका तो दूसरी पार्टी के साथ ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप है, ये दोनों तो साथ में बिजनेस करते हैं, तो उस कंडीशन में ये चैलेंज कर सकता है उसके अपॉइंटमेंट को। प्रोसीजर क्या है चैलेंज करने का अपॉइंटमेंट को? ये है पार्टीज़ आर फ्री टू एग्री ऑन प्रोसीजर टू चैलेंज अपॉइंटमेंट। पार्टीज़ फ्री हैं कि किसी भी तरह का प्रोसीजर वह चूज़ कर सकती हैं कि अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने का कोई प्रोसीजर हो, उसको चूज़ करने के लिए पार्टीज़ फ्री हैं। इफ़ द पार्टीज़ फेल टू एग्री ऑन एनी प्रोसीजर, अगर पार्टीज़ किसी प्रोसीजर पे एग्री नहीं हो पाती, उनके प्रोसीजर है कि ये प्रोसीजर है, इसके थ्रू प्रोसीजर 1 इसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3, ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, इनमें से कोई भी चूज़ करने के लिए फ्री है। लेकिन वो किसी पे एग्री नहीं हो पा रहे दोनों कि भाई इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें, उस कंडीशन में पार्टी जो है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है जिसके अंदर आर्बिट्रेटर्स हैं उनके पास अपना एक रिटन स्टेटमेंट भेजेगा, और उस स्टेटमेंट में वह चैलेंज के रीजंस भी बताएगा कि भाई किन किन रीजंस के कारण मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कि रीज़न जैसे कि ये आर्बिट्रेटर तो क्वालिफाइड ही नहीं है, या फिर ये आर्बिट्रेटर के साथ पार्टीज़ के साथ रिलेशनशिप्स हैं इसके, तो उसके रीजंस भी उसको स्टेटमेंट में लिखने होंगे, जो स्टेटमेंट उसने आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भेजे हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उस फिर स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेगा चैलेंज को कि भाई सही चैलेंज किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वह रिजेक्ट कर देता है चैलेंज को, ठीक है, तो फिर ट्राइब्यूनल कहेगा भाई तुमने क्या भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है। उसके बाद ट्राइब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखेगा, और उसके बाद वह अपना अवार्ड दे देगा, डिसीजन दे देगा। ठीक है, चैलेंज किया आपने अपॉइंटमेंट को कि ऐसे ऐसे आर्बिट्रेटर का रिलेशन, जो ट्राइब्यूनल कहता है आपकी चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है कि हम नहीं मानते ये सब बातें, और रिजेक्ट करने के बाद वह अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखेगा और डिसीजन भी दे देगा। फिर पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी उस जो चैलेंज कर रही थी अपॉइंटमेंट को, वह कोर्ट के पास एप्लीकेशन देगी, जो अवार्ड दिया गया है ना, इसको सेट असाइड करने के लिए, इसको इनवैलिड घोषित करने के लिए, कि यहाँ पे तो कुछ उसकी बात बनी नहीं, उसने आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को स्टेटमेंट दिया था कि भाई ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट इसका चैलेंज कर रहा हूँ मैं इन किन कारणों से, उसने तो रिजेक्ट कर दिया आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने, और फिर अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखी और अपना डिसीजन भी दे दिया। तो पार्टीज़ के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जब अवार्ड वगैरह दिया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद वह कोर्ट के पास जाएगा, उससे कहा गया ये अवार्ड जो है ना, कोर्ट में जाके आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, केवल जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है, इनवैलिड घोषित करने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर कोर्ट के द्वारा वह अवार्ड, वह डिसीजन जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया, ठीक है, उस कंडीशन में कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि जो आर्बिट्रेटर चैलेंज किया गया था उसको फ़ीस देनी है या कुछ नहीं देनी। ठीक है, इसका रिवीजन कर लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ ऑलरेडी, ये ऑलरेडी है भाई, ऑलरेडी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर वगैरह अपॉइंट हो गए हैं, क्वालिफिकेशंस भी सब ठीक थी उनके पास, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस भी नहीं थे कि कोई जस्टिफिएबल डाउट्स क्रिएट हो रही हों कि उनका कोई रिलेशनशिप है उसके साथ, कोई उनकी इंडिपेंडेंस कहीं प्रभावित हो रही हो, कि या फिर उनकी इम्पार्शियलिटी पर कोई शंका हो रही हो। ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट वगैरह कर किए जा चुके हैं। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, अभी आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए जा चुके हैं इनको हटाने का। ठीक है, अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को हटाने का जो ग्राउंड्स हैं, जो आधार हैं, वो हैं इफ़ ही बिकम्स डिज्यूर और डिफेक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। डिज्यूर मतलब बाय लॉ, लॉ के थ्रू, मान लो लॉ में लिखा हुआ है अगर वह आर्बिट्रेटर किसी और कंट्री में चला जाता है और उस कंट्री में जाने के कारण वह अपने फंक्शंस ढंग से पूरे नहीं कर पाएगा, आर्बिट्रेशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, वह आदमी लंदन में चला गया, इस कारण क्या कहते हैं वह अपने फंक्शंस ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ये तो हुआ क्या कहते हैं लॉ के थ्रू। या फिर बाय डिफेक्ट हो, बाय डिफेक्ट मतलब मान लो उसकी डेथ ही हो गई,
अब डेथ ही होगी तो इसमें क्या, अब वो आर्बिट्रेटर क्या करेगा जब उसकी डेथ ही हो चुकी है तो क्या आर्बिट्रेशन करेगा, ठीक है। तो बाय डिज्यूर या फिर डिफेक्टो, बाय लॉ या फिर बाय फैक्ट, अगर वह फंक्शंस परफॉर्म करने में असमर्थ हो जाता है तो उस आधार पे उस अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके मैंडेट को टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर वह बिना किसी डिले के एक्ट करने में फेल हो जाता है, वह कोई बहुत टाइम लगा रहा है क्या कहते हैं, या फिर ये ऊपर वाले रीज़न से अलावा कोई और रीज़न के कारण वह अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में बहुत देरी कर रहा हो, या फिर वह खुद ही विड्रॉ कर लेता है, वो रेजिग्नेशन दे देता है अपनी, क्या कहते हैं कि मुझे नहीं बनना ये आर्बिट्रेटर वगैरह, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, किसी और को चूज़ कर लो। या फिर दोनों ही पार्टीज एग्री हो जाते हैं कि भाई दोनों ही मिलके कहते हैं इस आर्बिट्रेटर को हटाओ, हमें नहीं रखना ये, इन कंडीशंस पे क्या कहते हैं जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है उसको हटाया जा सकता है। पहली वाली जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो अपॉइंटमेंट के लिए थी कि उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाए, वो लिखी हुई थी क्या कहते हैं कोई जस्टिफिएबल डाउट्स, न्यायोचित शंका पैदा हो रही है उसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पर, क्योंकि उसके किसी के पार्टी के साथ रिलेशनशिप वगैरह थे, है ना। और ये वाली जो है ये उनके लिए हैं जो सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह रख ली हैं, सारी क्वालिफिकेशन तो हैं उनके साथ, और कोई ना ही कोई जस्टिफिएबल डाउट्स है, सब कुछ ठीक है, वो अपॉइंटेड हो चुके हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर हटाना हो, उनके मैंडेट को टर्मिनेट करना हो तो वो या तो बाय लॉ होगा या बाय फैक्ट होगा, जिसके कारण वह अपने फंक्शंस पूरे नहीं कर पा रहे हों, या फिर वो टाइम पे अपने फंक्शंस पूरे ना कर रहे हों, या फिर वह खुद ही रिज़ाइन कर दें, विड्रॉ कर लें ऑफिस से, या फिर दोनों ही पार्टीज एग्री हो जाएं उसको टर्मिनेट करने के लिए। अगर इन ग्राउंड्स पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एक पार्टी कह रही है भाई बिल्कुल सही ग्राउंड है ये वाला या फिर नहीं है, ऐसा करके दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी कि ग्राउंड वैलिड है या नहीं है, इस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। और जब कोई आर्बिट्रेटर वगैरह हटा दिया जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर उसकी जगह अपॉइंट किया जाएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट चैलेंज करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या आधार हैं। सबसे पहले डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं आर्बिट्रेटर को, बातें ओपन करनी पड़ती हैं, डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर को, होने वाले आर्बिट्रेटर को, कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जैसे कि अगर उसका कोई रिलेशनशिप हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, कोई भी कैसा भी रिलेशन, फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोफेशनल या किसी और काइंड का, किसी एक पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, या फिर उसका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट वगैरह हो, डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर जो है, ये सब उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इन सर्कमस्टेंसेस से एक जस्टिफाइबल डाउट्स, न्यायोचित शंका पैदा होती है उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर, कि वह इंडिपेंडेंट रह भी पाएगा या नहीं, इम्पार्शियल रह भी पाएगा या नहीं, और क्या कहते हैं उसकी एबिलिटी अफेक्ट होती है कि 12 महीने के अंदर ये अपनी प्रोसीडिंग्स कर भी पाएगा या नहीं, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जिससे ऐसी कोई शंका पैदा होती हो या फिर उसकी एबिलिटी को अफेक्ट करता हो, ये सब उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर अपॉइंटमेंट हो जाता है और प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं तो उसको भी इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रिलेशनशिप आता है उसका, ठीक है। तो ये तो डिस्क्लोजर था जो नेसेसरी था। अब अपॉइंटमेंट चैलेंज कैसे कैसे किया जा सकता है, केवल 2 कंडीशंस में, या तो ऊपर जो सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं जिनसे कोई न्यायोचित शंका पैदा होती हो, जस्टिफिएबल डाउट्स पैदा होते हो उसके इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर, उस कंडीशन में उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, या फिर जो पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब की थी कि ये क्वालिफिकेशंस वाला आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट किया जाएगा, वह क्वालिफिकेशंस उस आर्बिट्रेटर के पास नहीं है, तो इन दोनों कंडीशंस में उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। और किसी पार्टी को पहले से पता था ये सारे ग्राउंड्स जो हैं कि भाई ये इसके साथ कोई रिलेशनशिप थे या फिर इसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपॉइंट कर दिया, तो उसके बाद वह उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसको अपॉइंटमेंट के बाद ही वाली सारी बातें पता लगी तो फिर उस कंडीशन में वह चैलेंज कर सकता है उसके अपॉइंटमेंट को। प्रोसीजर क्या है चैलेंज करने का? पार्टीज़ एक तो किसी भी प्रोसीजर पे एग्री हो सकते हैं कि भाई प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3, कोई उनको बाउंडेशन नहीं है कि इसी प्रोसीजर के थ्रू ही आप चैलेंज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को, वह किसी भी प्रोसीजर को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वह किसी प्रोसीजर पे एग्री नहीं हो पा रहे दोनों के दोनों, तो उस कंडीशन में वो पार्टी जो है आर्बिटर ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल जिस पूरा पैनल जो है आर्बिट्रेटर्स का, उसको रिटन स्टेटमेंट देगा कि भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ और चैलेंज करने के ये आधार हैं, ये रीजंस हैं। ट्राइब्यूनल उस चैलेंज पर डिसाइड करेगा, और अगर वो चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है कि भाई हम नहीं मानते, आपके आधार वगैरह ठीक हैं, तो उसके बाद ट्राइब्यूनल जो है अपनी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो है उनको कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद अपना अवार्ड दे देगा, डिसीजन दे देगा, ठीक है।
और जो पार्टी जो है जो चैलेंज कर रही थी अपॉइंटमेंट को, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वह अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर नहीं पाई, लेकिन अवार्ड जो मिला है प्रोसीडिंग के बाद, डिसीजन जो दिया गया है उसको सेट असाइड करने में इनवैलिड घोषित कराने के लिए कोर्ट के पास अप्लाई कर सकती है। और अगर कोर्ट उस अवार्ड को, डिसीजन को इनवैलिड घोषित कर देती है, सेट असाइड कर देती है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि जो आर्बिट्रेटर चैलेंज किया गया था उसको फ़ीस देनी है या नहीं देनी। ये तो हो गया अपॉइंटमेंट चैलेंज करने का। दूसरा वाला आया आपका, कोई अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है जो क्वालिफिकेशंस भी जिसके पास पूरी थी और ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस भी नहीं थे, वह अपना काम वगैरह कर रहा है, उसको टर्मिनेट करने की क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किन किन आधार पर वह टर्मिनेट किया जा सकता है। एक तो अगर वह डिज्यूर या डिफैक्टो असमर्थ हो जाता है, अनेबल हो जाता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। डिज्यूर माने बाय लॉ, डिफैक्टो माने बाय फैक्ट। अगर इल हेल्थ के कारण नहीं फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा, डेथ के कारण या एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी और कंट्री में चला गया, इस कारण वह नहीं अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इस ग्राउंड पे उसको उसके मैंडेट को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर वह किसी और कारण अपने फंक्शंस जो है उनको नहीं कर पा रहा, बिना डिले के बहुत टाइम लगा रहा है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में, या फिर वो खुद ही विड्रॉ कर ले, रेजिग्नेशन वगैरह दे दे कि मैं तो जा रहा हूँ, और या फिर दोनों ही पार्टीज एग्री कर लें कि भाई इसको निकालो। इन कंडीशंस पे उस आर्बिट्रेटर को निकाला जा सकता है। और इन ग्राउंड्स पे डिफरेंसेस हैं दोनों पार्टीज़ के, है ना, तो उस कंडीशन में कोर्ट डिसाइड करेगी कि ग्राउंड वैलिड है या नहीं है। जब कोई आर्बिट्रेटर हटा दिया जाता है तो एक सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक दो बार रिवीजन कर लेना, अगर समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट्स हो क्लियर हो जाएंगी। या फिर रिवीजन के लिए PDF जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।